नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी 9 में। आज बात करने वाले हैं हिस्ट्री के सांप्रदायिक पंचाट के साथ। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हम बना चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, आप देख सकते हो मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी आपके अपने वीडियो हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो उसी सीरीज में सांप्रदायिक पंचायत की बात करेंगे, जो हमारा कम्युनल अवार्ड है दोस्तों, जो 1932 यानी कि 1932 में आया था। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही अच्छी सीरीज है घटना चक्र की, मॉडर्न हिस्ट्री से लेकर यहाँ सारे फैक्चुअल जितने भी फैक्ट्स हैं, सारे फैक्ट्स को एक जगह कंपाइल किया गया है। तो बहुत ही अच्छा डेटा है, मिस मत करना, एंड तक देखते रहना। और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस का दे रहे हैं, यूपीएसआई है, या फिर यूपी पुलिस है, या लेखपाल है, या फिर उत्तराखंड पीसीएस वगैरह वगैरह। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बशर्ते आपने अगर सही से मल्टीपल रिवीजन की तैयारी के साथ काम किया है, तो आपकी एक्यूरेसी मच बेहतर होगी दोस्तों। चलिए बात करते हैं सांप्रदायिक पंचाट से क्या था, कैसे था, हर चीज की बात करेंगे और क्यों लाया गया, बात करेंगे दोस्तों। देखो, अंग्रेजों को सबसे पहले आदत थी बांटो और राज करो, यानी डिवाइड एंड रूल उनकी खून में था, उनके ब्लड में था। तो अंग्रेजों को बांटो और राज करो की नीति का एक और असली रूप वर्ष 1932 में सांप्रदायिक अधघोषणा के रूप में सामने आया। जो सांप्रदायिक पंचायत था उसके रूप में वो सामने आया। 1932 से पहले तक आपने देखा होगा। मैं पहले थोड़ा सा आपको गोलमेज सम्मेलन पर ले जाने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पे दोस्तों, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस पर नजर डलवाना चाहता हूँ। यह क्यों और कैसे आया, इस पर विचार करते हैं। देखिए, 1930 का समय था, मैं यहाँ थोड़ा खाली जगह में लेता हूँ। 1930 का समय था दोस्तों। उस दशक की शुरुआत में भारत में संवैधानिक जो सुधार थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे, उन पर चर्चा करने के लिए लंदन में, आपको सब पता होगा कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, याद रखना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे दोस्तों। 1930 के दशक की शुरुआत की बात करता हूँ, ये मैं ऐसे क्रोनोलॉजी में ही लिखता चलूंगा, याद रखना ये वाली बात। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहे थे, उसी में दोस्तों असहयोग और असहमति दोनों लागू कर दिए गए। यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में, जो 1931 में हुआ, उसमें दोस्तों महात्मा गांधी गए थे, आपको पता होगा। और महात्मा गांधी के साथ अन्य नेताओं के बीच में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, जो लोग माइनॉरिटी में थे उस समय, उन माइनॉरिटीज में सेपरेट इलेक्टोरल कोलाज की बात की गई थी दोस्तों। ये कहां से आया, मैं उसकी बात बता रहा हूं कि ये सांप्रदायिक पंचायत कहां से और क्यों निकल के आया। तो महात्मा गांधी और अन्य नेताओं के बीच, लाइक जो अम्बेडकर साहब थे, उनके बीच में अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रोल कॉलेज, जो कोलाज था, सेपरेट इलेक्ट्रोल कोलाज के मुद्दे पर सहमति बन नहीं पाई, क्योंकि गांधी जी अब मुस्लिम्स के अलग होने के बाद, जो 1919 में आ गया था, जो अंग्रेजों ने 1919 में हिंदू मुस्लिम कर दिया था, अब गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंदुओं के बीच में भी कुछ फूट पड़े दोस्तों। अब इसमें हुआ क्या कि सहमति बनी नहीं, गांधी जी और जो हमारे माइनॉरिटी के नेता थे उनके बीच में कोई सहमति नहीं बनी। फिर इसमें आते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश के मीडिएटर होते हैं, जो ब्रिटिश के मीडिएटर हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ब्रिटिश ने इसमें मध्यस्थता करते हुए भारतीय नेता खुद किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके, तो वहां पर तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड दोस्तों। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड। उन्होंने खुद एक मध्यस्थ के रूप में पेश किया गया दोस्तों। तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय प्राइम मिनिस्टर होते थे दोस्तों। उसके बाद उन्होंने घोषणा की 16 अगस्त, याद रखना 1932 को, ये डेट याद रखना, 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने इस पंचाट या फैसले की घोषणा की, जिसे इतिहास में सांप्रदायिक पंचाट कहा जाता है दोस्तों। तो ये वहां से निकल के आया। इसकी पृष्ठभूमि थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन है। अब इसका मुख्य कारण था, इसकी बात करते हैं दोस्तों। जो मेन रीजंस थे वो क्या थे, इस पर चर्चा करेंगे। देखो, मेन रीजंस में बात करेंगे। ब्रिटिश की जो मंशा थी, अंग्रेजों का इसे लाने के पीछे कोई नेक इरादा नहीं था, बल्कि उनकी पुरानी, यू नो वेरी वेल, बांटो एंड राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये मिटा देता हूं मैं एक मिनट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उनकी, एक मिनट, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर वो काम करते थे दोस्तों।
तो अंग्रेजों के मनसा थी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर काम करो। इसकी नित्य अगर बात करें, जो मुख्य कारण थे, मेन रीजंस की बात करें, तो मेन रीजन में वो सिर्फ राष्ट्रीय एकता को तोड़ना चाहते थे, जो हमारा नेशनल इंटीग्रेशन था उसे ब्रेक करना चाहते थे। वे जानते थे अगर हिंदू समाज और भारतीय एकता को जातियों और धर्मों के आधार पर बांट दिया जाए तो स्वतंत्रता संग्राम जो उस समय चल रहे थे, हमारे इंडिपेंडेंस आईएनएम जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट थे, वो मूवमेंट कमजोर पड़ जाएंगे। वहीं जो दलित समाज था और दलितों को दोस्तों अलग कर दिया जाए, इस पंचाट की सबसे बड़ी चाल यही थी कि इसमें जो दलित था, डिप्रेस क्लास को हिंदुओं से अलग एक अल्पसंख्यक समुदाय, दोस्तों हिंदुओं से अलग एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा दिया जाए या माइनॉरिटी कम्युनिटी मान लिया जाए। और माइनॉरिटी कम्युनिटी मानने के लिए होगा क्या, पृथक निर्वाचन यानी कि सेपरेट इलेक्ट्रोड की व्यवस्था मिल जाएगी उन्हें, क्योंकि माइनॉरिटी को अगर अल्पसंख्यक समुदाय का टैग मिल जाएगा, हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, तो माइनॉरिटी वाले जो लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी ही उनको वोट करेगी। इसमें जनरल कास्ट वगैरह और लोग उसके वोटिंग में उनका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे दोस्तों। तो उनको दलितों को अलग करने के पीछे मंशा ये थी कि अल्पसंख्यक समुदाय मान लिया और उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था हो जाएगी, तो हिंदुओं में डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी आगे आ जाएगी दोस्तों। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे आगे देखेंगे। जैसे आप देखेंगे मुस्लिम है, उसके बाद सिख हैं, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन थे उस समय, और कुछ यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र जारी रहे दोस्तों। लेकिन नया जो जोड़ना था उनको वो डिप्रेस क्लास दोस्तों, दलितों को, जो दलित वर्ग है इसको भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए दोस्तों। जो प्रांतीय विधानमंडल है यहीं से निकल के आता है, जो रिजर्वेशन है वो यही इसी सांप्रदायिक पंचायत के बाद ही जो रिजर्वेशन है सीट्स का दलितों के लिए या एससी या एसटी के लिए वो निकल कर आता है। तो जो प्रांतीय विधानमंडल थे उसमें सीटों की संख्या बढ़ा दी गई और उन्हें सांप्रदायिक आधार पर बांट दिया गया दोस्तों। अब इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसकी बात कर लेते हैं। जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए दोस्तों, इसके परिणाम के बावजूद भारतीय राजनीति के लिए बहुत गहरे निकले। नंबर 1, गांधी जी का विरोध और अनशन भी काम नहीं आया, क्योंकि गांधी जी उस समय विरोध और अनशन कर रहे थे। गांधी जी ने इसे हिंदू समाज को विभाजित करने की साजिश माना। गांधी जी ने कहा भी था भाई ये अंग्रेज कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये हिंदुओं को डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, ये गांधी जी का कहना था। तो उन्होंने, गांधी जी ने इसे अंग्रेजों की साजिश माना और इसके विरोध में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 20 सितंबर, शायद यहां नहीं हो, 20 सितंबर 1932 को दोस्तों पुणे की यरवदा जेल में, जो पुणे की यरवदा जेल है वहां पर गांधी जी ने आमरण अनशन, उनका अनशन होता था फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक वो फास्ट करेंगे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल जो पुणे में है वहां आमरण अनशन शुरू कर दिया। और इसी आमरण अनशन के बाद शुरू होता है आपका अपना पूना पैक्ट दोस्तों। क्या शुरू हुआ? पूना पैक्ट, समझ रहे आप? पूना पैक्ट होता है 1932 में, इसकी चर्चा आगे होगी। गांधी जी के बिगड़े हालात को देखकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक एमओयू साइन हुआ दोस्तों। क्या हुआ? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया और इसमें पृथक निर्वाचन को रद्द कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? पृथक निर्वाचन को इसमें रद्द कर दिया गया था। जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात हुई थी उसको इसमें, जो पूना पैक्ट था 1932 में, इसमें रद्द कर दिया गया। समझे आप? और गांधी जी की तरफ से दोस्तों, गांधी जी तो खुद जेल में थे, उनकी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसमें ये जो एक एमओयू साइन हुआ था गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में, उसमें हुआ क्या कि इसके बदले में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को तो इसमें हटा दिया गया, याद रखना पूना पैक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था को हटा दिया गया, लेकिन दलितों के लिए जो विधानमंडल है वहां पर दोस्तों आरक्षित सीटें यानी कि जो रिजर्व सीट्स थी उनकी संख्या बढ़ाकर 71 से 148 कर दी गई। उस समय कितनी 71 सीटें थी और रिजर्व सीट्स को बढ़ाकर 148 148 कर दिया गया दोस्तों। ये प्रावधान पूरे निकल कर आए, इससे सामाजिक इंपैक्ट पड़ा, भविष्य की राजनीति में जो आरक्षण की नींव रखी है, दलित राजनीति की एक नई दिशा दी दोस्तों। तो ये सारा मामला कहां से, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत, वहां से शुरू होते हुए ये आज का जो रिजर्वेशन आप देखते हैं, ये रिजर्वेशन यहीं की नींव है दोस्तों। समझ रहे आप? ये अंग्रेजों के समय की नींव है।
चलिए अब पढ़ते हैं, ये आप समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे पूरे इस आधार पर, यहाँ जो लिखा हुआ है। तो 1932 में सांप्रदायिक अधिघोषणा के रूप में सामने आई और गोलमेज सम्मेलन देखा होगा 1931 में, सेकंड गोलमेज सम्मेलन में इसके आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो मैंने बताया रैमजे मैकडोनल्ड वहां पर पीएम थे। 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय पर एक पंचाट जारी किया दोस्तों, जिसे सांप्रदायिक पंचाट जिसे बोला गया कम्युनल अवार्ड दोस्तों। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए विधानमंडल में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। इसके तहत ये प्रावधान हुए दोस्तों। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया, समझ रहे हैं। पुनः पैक्ट पर ही पहुंचेंगे, कुछ और देखते हैं। अब इसी में अल्पसंख्यकों की श्रेणी में मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित वर्ग को, ये क्वेश्चन आता है कि भाई दलित वर्ग को क्या माइनॉरिटी की श्रेणी में रखा गया? यस, ये माइनॉरिटी की श्रेणी में आ चुके थे। मुस्लिम तो थे, फिर सिख, ईसाई और दलित वर्ग को इसमें रखा गया। इन सभी को हिंदुओं से अलग मान लिया गया दोस्तों। इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ? जो कम्युनल वायलेंस जैसी चीजें देखने को मिली। वहीं दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में गांधी जी ने जेल में 20 सितंबर 1932, जो मैंने ऊपर बताया, 20 सितंबर 1932 को अपना पहला आमरण अनशन शुरू कर दिया, यानी कि फास्ट अनटू डेथ। इस समय गांधी जी यरबदा जेल में थे, जो कहां पर थी? मैंने ऊपर बताया, पुणे में थी दोस्तों। गांधी जी ने मांग की कि दलित वर्ग के प्रतिनिधियों का चुनाव सामान्य निर्वाचन मंडल के माध्यम से होना चाहिए और इस मांग को मान लिया गया। उसके बाद मैंने बताया कि 71 से 148 सीटें हो गई और 1932 में हुआ हमारा पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में हुआ दोस्तों। पूना पैक्ट पे पहुंचने से पहले हम चर्चा करेंगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय जो 1931 में हुआ था, याद रखना एक पॉइंट, 1931 में हुआ, भारत का वायसराय कौन था उसमें? तो भारत के जो वायसराय 1931 में लॉर्ड वेलिंगटन थे दोस्तों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया था? एनी बेसेंट ने महिलाओं का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो वो कहां ठहरे हुए थे? जो किंग्सले हॉल है, गांधी जी वहां पर ठहरे हुए थे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, वन लाइनर फॉर्म में आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। वहीं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था SS राजपूताना। ये भाई मल्टीपल टाइम्स, मैं कहूंगा करीब हर एग्जाम में ये 100 से ज्यादा बार ये क्वेश्चन आया है। तो बंबई से जब लंदन गए तो वो गए थे SS राजपूताना जहाज से दोस्तों। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में भारत लौटे। कब? लंदन से। ये बात पूछना कि कब लौटे, तो दिसंबर 1931 में लौटे। गॉट इट? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जिस प्रश्न पर असफल रहा वह था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दोस्तों। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की वजह से असफल रहा। उस भारतीय का नाम जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो हमारे विधिवेत्ता भी रहे हैं। तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, 1932 में दोस्तों। सेकंड वाले की मैंने बात की है, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1931 1931 में हुई थी। देखो, ये जो फैक्चुअल डेटा है यही आपको मात देता है। आप पढ़ते नहीं है, मल्टीपल रिवीजन नहीं करते हैं, आपकी एक्यूरेसी होती है ब्रेक और एग्जाम में आप हो जाते हैं ब्रेक। समझ रहे मेरी बात? इसलिए अच्छे से पढ़ लो। एक बार में 6 महीने में आइसोलेशन में चले जाओ, 6 मंथ गो टू विद आइसोलेशन, किसी से नहीं, नो फोन वगैरह कुछ नहीं, नथिंग एल्स। आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों, पक्का दावा मेरा। चलिए अब आते हैं पूना पैक्ट में दोस्तों। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा ना, काफी इंटरेस्टिंग कलर है, बताइए कौन सा लूं? चलो कौन सा लेते हैं? अब लेते हैं थोड़ा ये वाला। अब आएंगे दोस्तों पूना पैक्ट पर। क्या है पूना पैक्ट? थोड़ा इंटरेस्टिंग कलर है, अच्छा लगता है, मजेदार लग रहे हैं। अब पूना पैक्ट सितंबर 1932 में, मैंने थोड़ा आपको ओवरव्यू दे दिया है, आप समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर डेटा पढ़ते हैं। 24 सितंबर 1932 को, डेट है 24 सितंबर 1932 को, डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के बीच में। अब उन हिंदू नेताओं में थे, याद रखना एक क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, यूपीपीसीएस में तो कई बार आया है, RO में भी आया है और यूपीएसआई वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हिंदू नेताओं के बीच में मदन मोहन मालवीय जी, C राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और पुरुषोत्तम दास, ये 4 नाम है, याद रख लो यहां से दोबारा। मदन मोहन मालवीय जी, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास, इन चारों के बीच में हिंदू नेताओं के प्रश्न से गांधी एवं अंबेडकर के मध्य, समझ रहे हैं आप बात,
यानी कि अंबेडकर और गांधी जी के बीच में एक सुलह करानी थी, क्योंकि गांधी जी यरबदा जेल में पुणे में अनशन पर चले गए, फास्ट अनटू डेथ। तो गांधी जी के भाई फास्ट अनटू डेथ मतलब गांधी जी तो अगर समझौता नहीं हुआ, ये पैक्ट नहीं हुआ, एक मेमोरेंडम नहीं हुआ, तो गांधी जी तो मर जाएंगे। इसलिए हिंदू नेताओं ने विचार किया, और उन हिंदू नेताओं में शामिल थे मदन मोहन मालवीय जी, सी राजगोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी और पुरुषोत्तम दास जी। ये मेरा क्वेश्चन है कि इन चारों नेताओं को याद रखना। इन चारों ने क्या किया, अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता करा दिया दोस्तों, जिसे हम पूना समझौता कहते हैं। पूना समझौता क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय गांधी जी पूना के यरबदा जेल में ही क्या कर रहे थे, फास्ट अनटू डेथ। समझ रहे हैं, उस समय वो पूना की जेल में ही आमरण अनशन कर रहे थे, इसलिए ये पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते पर गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर के हस्ताक्षर किए थे दोस्तों। अम्बेडकर साहब खुद थे, लेकिन गांधी जी के कुछ समर्थक थे। गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, ये क्वेश्चन कई बार आया है, और इस समझौते की प्रमुख बातें समझते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक क्या था, नंबर एक बात थी दोस्तों, ये एक कैसा टेढ़ा लग गया, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आता है, ये मैं कहूं तो यूपीएससी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दलित वर्ग के लिए सेपरेट जो इलेक्टोरेट होना था, जो अंग्रेजों ने कर दिया था, उसको समाप्त कर दिया गया दोस्तों। नंबर दो बात करेंगे, प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित जो रिजर्व सीट थी, पहले सुरक्षित सीटों की संख्या अब 71 से बढ़ाकर, ये आता है कई बार डाटा, 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई दोस्तों, 148 कर दी गई। नंबर तीसरा था कि केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई, ये डेटा याद रखना, 18%। वहीं केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए संयुक्त निर्वाचन की प्रक्रिया दोस्तों, तथा प्रांतीय विधानमंडल में प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने की व्यवस्था को मान्यता दी गई। वहीं अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा में अनुदान में पर्याप्त राशि नियत कर दी गई। दलित वर्गों को सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव स्थान दिया जाएगा। तो ये हो गया चौथा, ये हो गया, चौथे के बाद पांचवा ये हो गया दोस्तों, और छठा हो गया ये दलित वर्ग वाला, यानी कि दलित वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में बिना भेदभाव स्थान दिया जाएगा। ये सारी बातें पूना पैक्ट में की गई, और पूना पैक्ट की सारी बातें आप एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, फिर से आप समझ लेने वाली बातें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब बात करेंगे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कैसे हुआ। जो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन था दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत देखा आपने, और गांधी जी के आमरण अनशन की पृष्ठभूमि आपने समझी। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति धीमी पड़ चुकी थी, क्योंकि इनके बीच में ऑलरेडी इतने सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो गए, क्योंकि जो माइनॉरिटी में आना चाहते थे दलित, उनके लिए आमरण अनशन, उनके लिए दोस्तों सेपरेट इलेक्टोरेट, इतनी सारी व्यवस्थाओं के बीच में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था दोस्तों, उसकी गति बहुत धीमी पड़ गई। पूना समझौते के बाद गांधी जी का ध्यान अब हरिजन उत्थान की तरफ हो गया था, क्योंकि गांधी जी जो डिप्रेस क्लास है, उन हरिजन के उत्थान को आगे चाहते थे, उन्हें बढ़ाना चाहते थे, उनका उत्थान करना चाहते थे। तो उनका फोकस हरिजन उत्थान की तरफ चला गया, क्योंकि उनको जो डिप्रेस क्लास थी, डिप्रेस क्लास यानी कि जो दलित वर्ग था, वो माइनॉरिटी में जाना चाह रहा था। उन्हें तो लगा कि ऐसे तो हिंदू कम से कम हजारों जातियों में और हजारों माइनॉरिटीज में बढ़ जाएंगे। इसलिए गांधी जी ने हरिजन उत्थान की तरफ अपना ध्यान फोकस कर दिया। इसी समय पर गांधी जी ने दोस्तों याद रखना क्या किया, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, समझ रहे आप, कौन सी, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की। ये वही समय है जब गांधी जी अपनी पूरा ध्यान हरिजन उत्थान की तरफ लगा रहे थे। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कर दी गांधी जी ने, समझ रहे हैं, जिसका नाम बाद में परिवर्तित होकर क्या हो गया, हरिजन सेवक संघ हो गया था, हरिजन सेवक संघ हो गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला, जो टाटा बिरला आप नाम लेते हैं, उन्हीं में से एक थे ये। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, उसका नाम बदल दिया गया। पहले नाम था उनका अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, और इस विरोधी लीग का नाम बाद में बदल दिया गया हरिजन सेवक संघ, यानी हरिजन की सेवा करेंगे, और वो संघ बना गया। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे, पूछा गया है, घनश्याम दास बिरला जी दोस्तों। वहीं मई 1934 में गांधी जी की सिफारिश पर कांग्रेस ने
सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई सीडीएम कब स्थगित किया गया था, तो मई 1934 में सीडीएम को यानी कि सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट को स्थगित कर दिया गया गांधी जी की सिफारिश पर, जिसके फलस्वरूप आंदोलन अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया और अंततः आप देखेंगे कि मई 1934 में इसे वापस ले लिया गया। इसके स्थान पर गांधी जी ने व्यक्तिगत यानी कि आप इंडिविजुअल तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया, किंतु यह आंदोलन संक्षिप्त और निराशाजनक स्वरूप के कारण असफल रहा। गांधी जी को एक बार फिर सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और अपना सारा समय हरिजनों के कल्याण में लगाने का निश्चय कर दिया। गांधी जी के बारे में सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने कहा कि एक राजनीति उन्होंने दोनों ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल ने कहा था कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी असफल रहे। ये क्वेश्चन आता है कई बार, तो सुभाष चंद्र बोस और विठल भाई पटेल जी कह चुके थे कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी यहाँ पर असफल रहे हैं दोस्तों। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि महात्मा गांधी बवंडर की भांति, जैसे बवंडर आता है ना, धूल उड़ाता है वो, तो बवंडर की भांति धूल तो उड़ाते हैं लेकिन वो स्तर नहीं समझते, यानी कि स्तर नहीं समझते। ये बी आर अम्बेडकर के शब्द थे दोस्तों। अब बात करेंगे गांधी जी और उनके हरिजनों के उत्थान की दोस्तों। क्या है, सितंबर 1932 में आप देखेंगे दोस्तों, कब, सितंबर 1932 में, समझेंगे आप क्या है कहानी। हाँ, गांधी जी ने हरिजन कल्याण के लिए अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की, और ये कब की, याद रखना, सितंबर 1932 में। ये आते हैं क्वेश्चन भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सितंबर 1932 में क्या हो गया, अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना हो गई। उसके बाद दलित वर्ग को हरिजन नाम गांधी जी ने दिया। जो दलित वर्ग थे, हरिजन का मतलब है यहां पर हरि के जन, मतलब भगवान के जन, जन मतलब लोग, भगवान के लोग दोस्तों, इसलिए उनको हरिजन नाम दिया गया। समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले देखेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपोर्टेंट है दोस्तों। सांप्रदायिक पंचायत घोषित किया था रैमजे मैकडोनल्ड ने, और रैमजे मैकडोनल्ड उस समय कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, पीएम। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया दोस्तों। यहाँ पर एक सेपरेट इलेक्ट्रोड ग्रुप बनाया गया, किसके लिए, अछूतों के लिए दोस्तों, जो दलित वर्ग था उनके लिए। मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें, जो आरक्षित सीटें थी, आवंटित की दोस्तों, किस किस के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए तथा अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों। ठीक है, किस किस के लिए, अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन, जिसे हम कहते हैं फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन प्रारंभ किया था टर्मिनल अवार्ड के समय दोस्तों। कहां पर, टर्मिनल अवार्ड के समय। वर्ष 1932 में गांधी जी और अंबेडकर, इन दोनों के बीच में पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना। और सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्गों के लिए सीट दी गई 71 से 147 नहीं 148, यहां पर थोड़ा आंकड़ा गलत है, 148 के आसपास 148 सीटें थी दोस्तों। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं, यस 148। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के बीच समझौता हुआ, पूना समझौता, जिसे 1932 में हुआ था दोस्तों। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के पश्चात संपादित किया गया एक पूना समझौता, और पूना समझौता कब हुआ, सितंबर 1932 में। और 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया दोस्तों, अंबेडकर साहब ने दलित की तरफ से, और हिंदू समाज यानी कि गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी और राजगोपालाचारी। याद रखना, क्वेश्चन आया है, मदन मोहन मालवीय तथा सी राजगोपालाचारी ने गांधी जी की तरफ से पूना समझौते पर साइन की थी दोस्तों। गॉट इट। और ये दलितों की तरफ से अंबेडकर साहब थे। समझ गए। अब बात आते हैं, जैसे कि ये पूना समझौता यरवदा जेल में हुआ, जिसे इसलिए इसे पूना पैक्ट भी कहा गया दोस्तों, पूना पैक्ट भी कहा गया। अब आपको पता है कि गांधी जी यरवदा जेल में थे, फास्ट अनटू डेथ उनका चल रहा था। अब जेल से छूटेंगे, तो जेल से छूटने के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम वर्धा चले गए। तो अपने आश्रम वर्धा चले गए, जहां से 7 नवंबर 1933 को अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की दोस्तों। ये हरिजन यात्रा से क्वेश्चन बनता है, तो उन्होंने अपनी हरिजन यात्रा कहां से शुरू की, मैं भी बताता हूं। 7
इंपोर्टेंट है ये। 7 नवंबर 1933 को दोस्तों वर्धा से, कहां से, वर्धा से गांधी जी ने अपनी हरिजन यात्रा शुरू की दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। और उन्होंने 20,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूछा जाएगा इसमें कितनी यात्रा की, 20,000 किलोमीटर। कितने, 20,000 किलोमीटर, हजार है ये, तो 20,000 किलोमीटर की यात्रा गांधी जी ने की, क्योंकि उन्हें हरिजनों का उत्थान करने के लिए पूरा फोकस करना था। समझ रहे मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हरिजन उत्थान के दौरान गांधी जी को सामाजिक जो कट्टरपंथी थे, जिन्हें फेनेटिक बोलते हैं, सोशल एलिमेंट थे, उनके विरोध का सामना भी करना पड़ा। और इसी सामने में 25 जून 1934 को पूना में गांधी जी की कार पर बम फेंका। समझ रहे भाई। अब ये बम कब फेंका, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो 25 जून 1934 और कहां पर, पूना में। पूना में गांधी जी की कार पर जो सामाजिक सोशल फेनेटिक लोग थे, कट्टरपंथी थे, जिन्हें सबसे ज्यादा दलित, उच्च वर्ग और ये सब करना होता था, जैसे आजकल हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, वैसे ही उच्च स्वर्ण वर्ग और ओबीसी और दलित हो रहा है, स्वर्ण और दलित हो रहा है। ऐसे ही कुछ सामाजिक कट्टरपंथी थे, उन्होंने गांधी जी की कार पर बम फेंक दिया। और कब, 25 जून 1934 को। देख रहे हैं एक एक फैक्ट को हमने कैसे यहाँ पर कंपेल किया गया दोस्तों, मिस मत करना, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, बहुत ही इंपोर्टेंट तरीके से बनाया गया दोस्तों, 25 जून 1934। अब आते हैं गांधी जी का हरिजन उत्थान कार्यक्रम क्या था, उसको समझते हैं। देखिए वर्ष 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे, मैंने बताया, घनश्याम दास बिरला जी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर अंबेडकर ने दोस्तों। हरिजन नामक साप्ताहिक, इंपोर्टेंट है, हरिजन जो है एक वीकली पत्रिका थी, यानी हफ्ते में एक बार आती थी। ठीक है, हरिजन कैसी, वीकली पत्रिका थी। इसका प्रकाशन किसने किया, महात्मा गांधी जी ने। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने दोस्तों। ये सारे इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, मिस मत करना इनको। ठीक है, अब उससे पहले पहुंचेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन पे आएंगे दोस्तों, याद रखना, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसकी तिथि है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक दोस्तों। 17 नवंबर 1932 से लेकर कुछ एक महीने, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक दोस्तों। यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन का समय सीमा, समझ रहे। तो 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ, लंदन में दोस्तों। इसका आयोजन लंदन में किया गया। ठीक है, लंदन में किया जा रहा था। उसके बाद दोस्तों लंदन में किया गया। इस सम्मेलन में केवल 46 प्रतिनिधियों ने, याद रखना कितने, 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ये मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है। कांग्रेस इस सम्मेलन से दूर रही दोस्तों और इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इस सम्मेलन में भारतीयों के मूल अधिकारों की मांग की गई थी, भारतीयों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी मांग की गई, तथा गवर्नर जनरल के अधिकारों को प्रतिबंधित करने की मांग की गई कि भाई गवर्नर जनरल के जो अधिकार हैं उन्हें प्रतिबंधित कर दो, प्रोहिबिटेड कर दो। परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 24 दिसंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद एक श्वेत पत्र जारी किया गया। कौन सा श्वेत पत्र जारी किया गया, जिस पर विचार करने के लिए दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड लिनलिथगो। तो लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद द्वारा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके द्वारा एक संयुक्त समिति गठित की गई दोस्तों। और इसके हेड कौन थे, लॉर्ड लिनलिथगो। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1934 में प्रस्तुत की और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आया भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानते हैं, जो सबसे बड़ा एक्ट था अंग्रेजों की हिस्ट्री में दोस्तों। तो भारत शासन अधिनियम उसी समिति की रिपोर्ट पर, जो लॉर्ड लिनलिथगो ने बनाई थी, उसी समिति की रिपोर्ट पर भारत शासन अधिनियम 1935 पास किया गया था। याद रखना, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ये काम किया था। अब बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस समाजवादी पार्टी की। क्या था कांग्रेस समाजवादी पार्टी, समझते हैं, ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर है। देखिए, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा
एवं कुछ अन्य लोगों ने मिलकर जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की दोस्तों। देखो याद रखना, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे जाता रहा वैसे वैसे लोग आगे आते रहे दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही थी वैसे वैसे लोग काफी आगे पहुंच रहे थे। मैं थोड़ा यहाँ समझाता हूँ सीएसपी के बारे में दोस्तों। सीएसपी मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी, समझ रहे? तो दोस्तों हुआ क्या, जैसे बिहार समाजवादी पार्टी बनी जुलाई 1931 में। मैं थोड़ा पृष्ठभूमि की तरफ ले जाता हूँ, यही वाली। तो इसमें बनी बिहार में जुलाई 1931 में, जिसमें जयप्रकाश नारायण, उसके बाद फूलन प्रसाद वर्मा और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर पहले जुलाई 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना की। ठीक है, इससे पूर्व वर्ष 1933 में, इससे पहले वर्ष 1933 में पंजाब में एक समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था दोस्तों, उससे पहले किया जा चुका था। लेकिन जेल में ही 1934 में, कुछ लोग जेल में थे, वहां पर ही कुछ विचार विमर्श हुआ दोस्तों। वर्ष 1934 में जेल में बंद कुछ युवा कांग्रेसी नेताओं ने पारस्परिक विचार विमर्श कर समाजवादी पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा, समझ रहे आप? और इस प्रस्ताव में प्रमुख नेताओं की एक पहली बैठक हुई और इसके मुख्य संस्थापक थे दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव, समझ रहे आप? जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और अशोक मेहता जैसे नेता शामिल थे दोस्तों। प्रथम बैठक कांग्रेस की जो हुई, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पहली औपचारिक बैठक वर्ष 1934 में कहां पर हुई? पटना में दोस्तों। कहां पर? पटना में कंप्लीट हुई, पटना में आयोजित हुई थी। और ये आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता, ये चारों नाम याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट आता है। तो वर्ष 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन हो गया। ठीक है, इसकी बात करेंगे बाद में, ये पार्टी क्यों बनी, क्या बनी, इसकी बात करेंगे। पहले बात करते हैं दोस्तों जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपोर्टेंट है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई, जो मैंने बताया, यस 1934 में। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक थे जयप्रकाश नारायण जी। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, समझ रहे हैं, ये सारे नाम आप याद पता है? मीनू मसानी, अशोक मेहता जी, ये सारे नाम थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। लोक नायक के नाम से आज भी जाना जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है अप्रैल 1946 में। कब मनाया गया था? अप्रैल 1946 में। श्री नरसिंह नारायण थे समाजवादी। ये कौन थे? नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे दोस्तों। अब मैं बताऊंगा कि ये पार्टी बनी क्यों। जो सीएसपी है दोस्तों, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनी क्यों, इसके पीछे क्या रीजन थे दोस्तों। देखो, कांग्रेस के भीतर ये सीएसपी बनाई गई थी। कांग्रेस के भीतर इस समाजवादी गुट को बनाने के पीछे बहुत सारे कारण थे। पहली बात तो एक आइडियोलॉजी की बहुत बड़ी बात होती थी, उस समय एक विचारधारा थी दोस्तों। ये नेता उस समय के मार्क्सवाद और जो सोशलिज्म था, समाजवाद से काफी प्रभावित थे। वे चाहते थे कि कांग्रेस केवल राजनीतिक आजादी की बात ना करे, क्योंकि कांग्रेस उस समय सिर्फ पॉलिटिकल जो फ्रीडम थी, उसी जो अंग्रेजों से पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करती थी, बल्कि वो चाहते थे कि हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम का क्या दोस्तों, जो हमारी आर्थिक आजादी है, जो हमारे गरीबों का और किसानों का हक है, उसकी भी बात करी जानी चाहिए। और कांग्रेस के भीतर कुछ सुधार की जरूरत थी। इनका उद्देश्य था कि कांग्रेस को छोड़ना नहीं था, इनका मतलब था कि भाई ये पार्टी हमारी बनी है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसका मतलब है कि कांग्रेस के भीतर कुछ रिफॉर्म की जाए, उस भीतर कुछ सुधार किए जाए दोस्तों। और उस सुधारों में दोस्तों कांग्रेस के भीतर रहकर उसे और अधिक क्रांतिकारी और जन उन्मुख यानी कि प्रो पीपुल बनाया जाए दोस्तों। और उस समय किसानों और मजदूरों का समर्थन भी बहुत ज्यादा जरूरी था। और ये चाहते थे कि भाई स्वतंत्रता संग्राम में किसानों और जो मिल मजदूरों की समस्याओं की प्रमुखता से शामिल किया जाए, जिससे अगर ये समस्याएं इसमें शामिल की जाएंगी तो हमारे किसान भाई और जो मजदूर भाई हैं वो सब इस आंदोलन में क्या होंगे? सहयोग करेंगे दोस्तों। जो मजदूर हैं वो सहयोग करेंगे, जिससे हमारा आंदोलन और मूवमेंट और ज्यादा स्ट्रांग होकर आगे निकलेगा दोस्तों। तो ये मेन रीजन था इन विचारधाराओं के पीछे। ठीक है, और इसलिए इन्होंने वामपंथी जो विचारधारा थी उसको मजबूती थी, वामपंथी यानी कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा थी उसको मजबूती दोस्तों। जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने आगे चलकर भारतीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई, ये बात आप सब बखूबी जानते हैं, समझ गए होंगे। ये पूरी कहानी इसलिए थी दोस्तों। तो वापस लौटते हैं अपने
टॉपिक पर। तो ये सब जैसे नेताओं ने यहाँ पर क्या किया, जो आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी, अशोक मेहता जैसे नेताओं ने वर्ष 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया। कहां पर किया? बंबई में। दोस्तों याद रखना, ये डेट्स याद रखना, कहां पर किया गया? ये बंबई में इन्होंने गठन कर लिया है अब। ठीक है, चलो वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, अब 1936 में होता क्या है, 1936 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन में समाजवाद का लक्ष्य विश्व में जो फासीवाद था, फैसिज्म था, तथा प्रतिक्रियावाद के विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संघर्ष को केंद्रित रखने को रखा गया। दोस्तों केंद्रित रखने को रखा गया। नेहरू जी का यह प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी समिति में अस्वीकृत कर दिया गया। दोस्तों क्योंकि नेहरू जी ने प्रस्ताव रखा कि भाई जो समाजवाद का लक्ष्य है, विश्व में जो फासीवाद चल रहा है और जो प्रतिक्रियावाद है, इसके विरुद्ध रहते हुए संघर्ष के जो हमारा स्ट्रगल चल रहा है, उसको केंद्र में रखा जाना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस ने मांग अस्वीकृत कर दी, अनएक्सेप्टेड कर दी। तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस का अभिन्न अंग बने रहकर समाजवादी ढंग से, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, अपने स्वराज की प्राप्ति करना, उसके बाद समाजवाद की स्थापना करना था। जयप्रकाश नारायण, जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने समाजवाद ही क्यों तथा आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी एवं राष्ट्रीय आंदोलन जैसी पुस्तकों की रचना की। समझ रहे हैं? तो जयप्रकाश, जो जिन्हें बोलते हैं जेपी आंदोलन हुआ था जो बिहार में, उन्होंने बुक लिखी थी एक, जिसका नाम है समाजवाद ही क्यों, याद रखना। और आचार्य नरेंद्र देव जी, इन्होंने बुक लिखी थी समाजवादी, एवं एक और बुक थी इनकी राष्ट्रीय आंदोलन। दो बुक हैं, तो ये समाजवादी और राष्ट्रीय आंदोलन बुक हैं किसकी? आचार्य नरेंद्र देव जी की। दोस्तों याद रखना, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है, खासकर बिहार पीसीएस वगैरह में। समझ रहे हैं? अब आएंगे प्रांतीय चुनाव तथा मंत्रिमंडल का गठन। दोस्तों ये हुआ 1937 की घटनाओं में से एक है, जो प्रांतीय चुनाव थे तथा मंत्रिमंडल का गठन। स्वराज पार्टी को, जो स्वराज पार्टी थी, स्वराज पार्टी कब बनी? इसे 1934 में बनाया गया था। तो स्वराज पार्टी 1923 में। दोस्तों ठीक है, स्वराज पार्टी को पुनर्जीवित करके उसके माध्यम से चुनावी राजनीति की ओर वापसी का विचार अक्टूबर 1933 में सत्यमूर्ति ने प्रस्तुत किया, जिसे वर्ष 1934 में भूलाभाई देसाई, डॉक्टर अंसारी जी और विधान चंद्र राय ने तत्परता से स्वीकार कर लिया। याद रखना ये नाम। वहीं मई 1934 में पटना में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ, जिससे कांग्रेस के सदस्यों को पुनः विधानमंडल में चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। और भारत शासन अधिनियम 1935, जो एक कमेटी बनाई थी लिन लिथगो के आधार पर, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसी के आधार पर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इसके द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया, यानी अपने जो प्रांतीय शासन थे उन्हें वो मैनेज करने का राइट्स मिल चुका था। इसके फलस्वरूप अनेक क्षेत्रीय पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि उस समय बहुत सारी रीजनल पार्टियां, तो देखते हैं ना कि रीजनल पार्टियों का क्या इंपॉर्टेंट पड़ा, जैसे अकाली दल हो गया, समाजवादी पार्टी हो गया, जैसे आप दल है, आप बनी है, एआईडीएम के बहुत सारी। तो उसके फलस्वरूप बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी थी, उनका प्रादुर्भाव हुआ। वह क्षेत्रीय पार्टी से मतलब है कि उस समय की क्षेत्रीय पार्टियां। वहीं वर्ष 1923 में आप देखेंगे पंजाब में दोस्तों सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन की सहायता से यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। याद रखना ये नाम, पंजाब में हुई है, सर छोटू राम ने सर फजल ए हुसैन की सहायता से पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी। वहीं बंगाल में फजलुल हक ने, जो फजलुल हक थे, उन्होंने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। बंगाल में फजलुल हक साहब ने कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना की। अब बंगाल तथा मध्य प्रांत में दोस्तों अम्बेडकर साहब ने, जो अम्बेडकर साहब के सहयोगी होते थे, उन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। दोस्तों किसकी? इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी की स्थापना की। वहीं ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव वर्ष 1937 में हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली। इस 1937 के चुनाव में दोस्तों कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली। 11 प्रांतों में अगर आप देखेंगे, मद्रास हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जो आज का यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी असम हो गया, उत्तर पश्चिम प्रांत हो गया, बंगाल, पंजाब और सिंध, इन सब में चुनाव हुए।
और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को 5 प्रांतों में दोस्तों, कौन कौन से 5 प्रांत हैं मैं बता देता हूं। नंबर 1 बिहार, नंबर 2 मद्रास, नंबर 3 उड़ीसा और नंबर 4 उड़ीसा जो मध्य प्रांत में है, संयुक्त प्रांत यूपी और मध्य प्रांत जो मिडिल प्रोविंस था। यहां पर कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल किया दोस्तों। वहीं बंबई में भी लगभग पूर्ण बहुमत था कांग्रेस के पास। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 8 राज्यों में अपनी सरकारें बनाई। यह प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय नियंत्रण परिषद गठित की गई और इस परिषद को संसदीय उपसमिति नाम दिया गया। और इसके सदस्य थे, जो संसदीय उपसमिति थी, इसके सदस्यों में थे सरदार पटेल जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोस्तों याद रखना, ये नाम इंपोर्टेंट है, तीनों नाम। और इस समय प्रांत प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था दोस्तों। तो जो प्रांतों के प्रधानमंत्री हैं, देखते हैं 1937 के इलेक्शन के बाद की बात बता रहा हूं। तो मद्रास में जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो बने सी राजगोपालाचारी जी, बिहार में बने श्री कृष्ण सिन्हा जी, उड़ीसा में BN दास, मध्य प्रांत में NB खरे, बाद में रविशंकर शुक्ल आ गए दोस्तों। संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, बंबई में BG खरे, असम में सादुल्ला गोपीनाथ बारदोलाई, उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब और सिंध में अल्लाह बख्श, बंगाल में फजलुल हक और पंजाब में थे दोस्तों सिकंदर हयात खान। ये नाम बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये उस समय के प्रांतों के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कटना पॉइंट। अब आएंगे आगे। कांग्रेस सरकार ने अपने 28 मंथ के संक्षिप्त शासनकाल में यह प्रमाणित कर दिया कि वह केवल जन संघर्षों के लिए ही जनता का नेतृत्व नहीं कर सकती, बल्कि उनके हित में राज सत्ता का जो भी प्रयोग कर सकती है वो करेगी दोस्तों। इसी समय कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति नियुक्त की। याद रखना, तो नेशनल जो प्लानिंग कमेटी है, जो बोलते हैं NPC, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या की? अपॉइंट की 1938 में। इसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजना के विकास में हाथ बटाने का प्रयास किया। करेक्ट। देखिए अभी थोड़ा चर्चा करते हैं राष्ट्रीय योजना समिति पर। क्या थी दोस्तों, समझिए। इसकी स्थापना भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो आर्थिक नियोजन था, इकोनॉमिक प्लानिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ। एक्चुअल में इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए, जो आर्थिक नियोजन करने के लिए ही राष्ट्रीय योजना समिति की नियुक्ति की थी दोस्तों। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई? ये कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका उस समय जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस निभा रहे थे, उनके द्वारा इस समिति की स्थापना की गई। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और ये कहां थे? जो उस समय ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, और ये हरिपुरा कहां है? गुजरात में। तो उस समय हरिपुरा जो गुजरात में था, उसमें हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने इस राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष बनाए दोस्तों पंडित जी। दोस्तों पंडित जी कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे। ठीक है, उस समय सभी लोग इनको पंडित जी बोलते थे। ये क्यों बनाई गई दोस्तों? इसका उद्देश्य और काम क्या था? इस समिति का मुख्य काम था कि भारत की आजादी के बाद देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो देश की इकोनॉमी है दोस्तों, उसका खाका तैयार करना। और इसके मुख्य कारणों की बात करें तो औद्योगिकरण यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग का समन्वय, सर्वांगीण विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे बुनियादी जो मुद्दे हैं उन पर योजना बनाना, ताकि आम आदमी का जीवन स्तर सुधारा जा सके। इसलिए राष्ट्रीय योजना समिति का अपॉइंटमेंट किया गया दोस्तों। अब इसका महत्व क्या हो सकता था? नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव रखना इसका बहुत ही बड़ा महत्व था, यानी कि एक प्लान्ड इकोनॉमी तैयार करना एक इसका बहुत ही बड़ा रोल साबित हुआ। भले ही अंग्रेजों के समय यह योजना पूरी तरह लागू नहीं हो पाई दोस्तों, लेकिन इसका यह स्पष्ट कर दिया था कि आजाद भारत का स्वरूप एक प्लान्ड इकोनॉमी वाला होगा दोस्तों। योजना आयोग का आधार देखेंगे तो ये राष्ट्रीय योजना समिति जो 1938 में बनी, यही आपके 1950 में अपना जो योजना आयोग बना, प्लानिंग कमीशन, समझ रहे हैं, एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। योजना आयोग बना दोस्तों आजादी के बाद, यही राष्ट्रीय योजना समिति हमारी प्लानिंग कमीशन बनी। इसकी वैचारिक जड़ें आप देखेंगे तो कहां पर मिलेंगी? 1938 की इस राष्ट्रीय योजना समिति में। ठीक है,
और इस समिति का झुकाव था नेहरू और बोस। अगर आप दोनों की विचारधारा देखेंगे तो दोनों ही दोस्तों सोशलिस्ट विचारधारा के थे, समाजवादी विचारधारा देखने को मिलेगी। इसलिए इस समिति की योजनाओं में राज्य की भूमिका का महत्वपूर्ण माना गया था दोस्तों। ठीक है, समझ गए पूरी कहानी। चलिए अब मैं थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि ये कहानी आप समझ चुके हैं, क्योंकि ज्यादा लाल पीला कर देता हूं। समझने के लिए है दोस्तों। आपको सेशन प्यारा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना हमें। चलिए वापस आते हैं। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपनी गतिविधियों को सही दिशा निर्देश देने और आपसी तालमेल स्थापित करने तथा अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस का प्रांतीयकरण करने की मंशा को असफल बनाने के उद्देश्य से एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। यह भी इंपोर्टेंट है। अब इन्होंने अंग्रेजों की जो मंशा थी कि प्रांतीयकरण कर दो कांग्रेस का, इसलिए उन्होंने एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन कर दिया। इस परिषद को संसदीय उप समिति नाम दिया गया, यानी ये संसद की उप समिति है। इसके सदस्यों में थे सरदार पटेल साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस सरकार ने जो कार्य किए दोस्तों वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सरल जीवन का आदर्श प्रस्तुत करते हुए कांग्रेस मंत्रियों ने अपना वेतन घटा दिया। जो सरल जीवन है भाई, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाला जो जीवन जीने के लिए उन्होंने अपना वेतन घटा दिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया और वर्ष 1932 में जन सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को जो अधिकार मिले थे उन्हें रद्द कर दिया गया। प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी पर यह प्रतिबंध लगा रहा क्योंकि यह प्रतिबंध केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए थे, इसलिए इसे हटाने का अधिकार उसी के पास था। यानी कि बहुत सारे जो अतिवादी रिवोल्यूशनर ऑर्गेनाइजेशन थी या प्रेस थी उन पर से बहुत सारे प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन जो कुछ प्रतिबंध थे वो कम्युनिस्ट पार्टी पर लगे रहे दोस्तों, क्योंकि ये काम केंद्र सरकार का था, वही हटा सकती थी दोस्तों। समझ रहे आप। पुलिस के अधिकार कम किए गए क्योंकि पुलिस के पास उस समय बहुत राइट्स थे, और क्रांतिकारियों समेत राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिया गया दोस्तों। सामाजिक कार्य के अंतर्गत कांग्रेस ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की तथा हरिजन कल्याण के लिए कार्य किए दोस्तों। कांग्रेस गांधी जी की विचारधारा पर काफी हद तक काम कर रही थी। वहीं कांग्रेस मंत्रिमंडल ने प्राइमरी, तकनीकी, हायर एजुकेशन, जन स्वास्थ्य और सफाई की तरफ भी ध्यान दिया। समझिए इंडिया कब से ध्यान दे रहा भाई, ये कहानी उस समय की चली है 1940 के आसपास, और आज कितना हो गया, हम भाई 2026 में आ गए। और सफाई के नाम पर आज भी हम अगर देखें एक्चुअल में तो हमारी अगर स्थिति अगर उस समय से हो तो मुश्किल से 10 से 20% में सुधार है बस। इतना कुछ स्वच्छ भारत मिशन, गांधी जी ये वो ऐसा कुछ चल रहा है, लेकिन आज भी कोई खास स्थिति बहुत मजबूत नहीं। नदियां देखिए कितनी साफ सुथरी आप देख सकते हैं। तो सफाई की तरफ भी ध्यान दिया। मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से बेसिक शिक्षा आरंभ की दोस्तों। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों के साथ साथ आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया गया। बंबई की सरकार ने वर्ष 1937 में एक कपड़ा जांच समिति का गठन किया था दोस्तों। इसने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि, स्वास्थ्य तथा बीमा सुरक्षा की सिफारिश की। कार्यकारिणी कमेटी द्वारा वर्ष 1937 में संयुक्त प्रांत तथा बिहार में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया दोस्तों। जो काश्तकारी अधिनियम था, इसमें दोनों प्रांतों में काश्तकारों को, जोतों को उनके लिए पुश्तैनी अधिकार दिए गए। मद्रास में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री हुआ करते थे टी प्रकाशम। इनकी अध्यक्षता में गठित समिति ने स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में भूमि पर स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर रैयतों को देने की सिफारिश की दोस्तों। क्योंकि जो अधिकार लैंडलॉर्ड के पास थे, अब उन्होंने बोला कि ये अधिकार डायरेक्ट फार्मर्स के पास होनी चाहिए दोस्तों, किसानों के पास पहुंचानी चाहिए। वहीं असम और संयुक्त प्रांत को छोड़कर कांग्रेस सरकार ने कर्जदारों को राहत दिलाने के लिए कई कठोर कानून बनाए दोस्तों। जो कर्जदार थे उन्हें राहत दिलाने के लिए कई कठोर अधिनियम पारित किए, जिसमें सूदखोरी को नियंत्रित करने का प्रावधान सम्मिलित था दोस्तों। वही बात करेंगे 14 जुलाई 1937 को डॉक्टर NB खरे के नेतृत्व में मध्य प्रांत में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। और इस प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल थे, उनको शिक्षा मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ एडुकेशन नियुक्त किया गया। इस मंत्रिमंडल ने प्रांत में
विद्या मंदिर योजना का प्रारंभ किया। वहीं 20 जुलाई 1938 को मुख्यमंत्री डॉक्टर एन बी खरे के इस्तीफा देने के पश्चात पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री बने, जिन्होंने मध्य प्रांत के द्वितीय मंत्रिमंडल का गठन किया था। और उस समय हुआ द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों। वर्ष 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के युद्ध में झोंक दिया। पॉइंट यहां ये आया कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट, देखिए इनका लेवल तो देखिए किस लेवल पर जा रहे हैं लोग, बिना भारत की यानी भारत को बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की, कई जगह कांग्रेस मिनिस्ट्रीज की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो बिना कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति के बिना ही उन्होंने वॉर में उन्हें झोंक दिया दोस्तों। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। ये बात याद रखना, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया, अपना रेजिग्नेशन दे दिया था दोस्तों। समझ रहे आप? अब बात करेंगे कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि भाई क्यों और कैसे दिया कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र, क्यों और कैसे दिया, एक एक चीज को समझेंगे। देखिए वर्ष 1939 में आपको पता होगा कि कांग्रेस का द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद उन्होंने अपना रेजिग्नेशन साइन कर दिया। देखिए मामला क्या हुआ, ये कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र हुआ 1939 में। कब हुआ याद रखना, ये वैसे डेट लिख रही है, मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ 1939 में। ये पूछा जाता है, बार बार आता है, सब ऑप्शन बना के आते हैं, तो याद रखना। देखो घटना दूसरे विश्व युद्ध के समय की, आपको पता है ब्रिटिश सरकार का तानाशाही रवैया देखने को मिल रहा था। वर्ष 1939 में आप देखेंगे जब दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो उस समय तत्कालीन वायसरॉय था लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखना ये वाली बात, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय वायसरॉय हुआ करता था। उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, उन्होंने भारतीय विधानमंडल को सहमति या सलाह के बिना ही भारत के युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी और देश में आपातकाल घोषित कर दिया। उसने देश में आपातकाल की इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इस किसने, लिनलिथगो ने दोस्तों। कांग्रेस की मांग थी कि कांग्रेस कार्य समिति ने उन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगों को नजरअंदाज कर दिया दोस्तों। उन्होंने उसकी जो मांग है उसको नजरअंदाज कर दिया है। वायसरॉय ने केवल औपनिवेशिक स्वराज, जिसे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, इसका पुराना वादा ही दोबारा से दोहराया दोस्तों, जिससे कांग्रेसी नेता बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। उसने सिर्फ औपनिवेशिक स्वराज का पुराना घिसा पिटा जुमला दोहरा दिया। परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार के इस अड़ियल रवैये के विरोध में 1937 में जो चुनाव हुए थे उस सभी कांग्रेसी राज्य सरकारों ने जो मंत्रिमंडल था 1939 में 1939 में कलेक्टिव रूप से, सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया दोस्तों। और इन घटनाओं से पता चलता है कि भारतीय नेता न केवल राजनीतिक आजादी चाहते थे बल्कि वे देश की आर्थिक दिशा और आत्मसम्मान के लिए भी दृढ़ थे दोस्तों। समझ रहे आप? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का पुराना घिसा पटा हिसाब किताब। वही कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर 27 अक्टूबर से 15 नवंबर 1939 तक प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने भी त्यागपत्र दे दी। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल लगभग 28 माह था। ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो सरकार 1937 में बनी, 28 माह, सिर्फ 28 मंथ तक ये सरकार चली दोस्तों। कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। अब ये क्वेश्चन कई बार आता है कि भाई मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस है, जिसे बोलते हैं क्या, लिबरेशन या लिबर्टी डे, ये 22 दिसंबर 1939। और ये मुस्लिम लीग भाई ये जिन्ना की बेवकूफ़ी की मोहर थी, एक तरीके से मैं कहूँगा। कांग्रेस के त्रिपुरी संकट में आने से पहले परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं क्या बेहतरीन और इंपोर्टेंट हो सकता है। ये परीक्षा अवलोकन, इस पर चर्चा करेंगे। तो विचार करते हैं इस परीक्षा अवलोकन पर दोस्तों, समझते हैं। देखिए क्या है, देखो ये वाला कलर लेते हैं, कलर कुछ और लेते हैं। चलो इतने सारे कलर हैं बट कंफ्यूजन बहुत है। चलो देखिए, वर्ष 1937 में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ये क्वेश्चन कई बार आया। तो ये पंजाब में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC है दोस्तों, उसको पंजाब में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत दोस्तों, 1935 के अधिनियम के तहत। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त था 5 प्रांतों में। कहा? 5 प्रांतों में कांग्रेस के पास बहुमत था दोस्तों। ठीक है।
वर्ष 1937 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, मध्य प्रांत में बना और उड़ीसा में बना। वह प्रांत जहां वर्ष 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। याद रखना, बिहार में बनाई, दूसरी बात मद्रास में बनाई, तीसरी बात उड़ीसा में बनाई। दोस्तों वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था 6 प्रांतों में। कहा 6। 1935 के अधिनियम के उपरांत वर्ष 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल था 28 माह का। दोस्तों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? वर्ष 1939 में। अभी मैंने बताया था 1939 में 22 दिसंबर को। दोस्तों कब? 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई, कार्यकारिणी कमेटी बनाई 1937 में। वर्ष 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में गठित मंत्रिमंडल में वित्त विभाग जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था सौंपा गया था रफी अहमद किदवई को। दोस्तों रफी अहमद किदवई हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे थे 1937 के चुनाव के पश्चात। घटना पॉइंट। अब आएंगे दोस्तों कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, बहुत इंपोर्टेंट है, इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों कांग्रेस के त्रिपुरी संकट पे आगे बढ़ने से पहले चर्चा करते हैं इसके थोड़े से बैक में जाकर, वापस जाकर देखते हैं हुआ क्या था। त्रिपुरी संकट जो 1939 में आया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इसमें लड़ाई और नेतृत्व के टकराव का प्रतीक देखने को मिलता है। अब इसकी पृष्ठभूमि पर अगर नजर डालें दोस्तों, मैंने ऊपर बताया था हरिपुरा सत्याग्रह, यहाँ पर भी है जो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी को निर्विरोध अनकंटेस्टेड कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया, यानी इनके विरोध में कोई नहीं था। उनके कार्यकाल के दौरान जैसे कि मैंने बताया था राष्ट्रीय योजना समिति जिसे नेशनल प्लानिंग कमेटी, इसका भी गठन किया गया दोस्तों इसके कार्यकाल के दौरान। जैसे जैसे 1939 का समय आया, बोस और जो सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के विचारों में अंतर बढ़ने लगा। बोस चाहते थे कि अंग्रेजों को युद्ध की चेतावनी देकर तुरंत कड़ा आंदोलन शुरू किया जाए, जबकि गांधी जी चाहते थे कि भाई अभी देश इस बात के लिए तैयार नहीं है, कंट्री इज नॉट रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दिस आंदोलन। इन दोनों के बीच में काफी मनभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। अब उसके बाद चुनाव आता है जनवरी 1939 का, यही कहा गया त्रिपुरी संकट। दोस्तों जनवरी 1939 में बोस की दोबारा दावेदारी चुनी गई, यानी सुभाष चंद्र बोस को 1939 में त्रिपुरी यानी कि जो जबलपुर में, त्रिपुरी कहां पर है? जबलपुर में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों याद रखना, ये पूछा गया कई बार, एमपी में पड़ता है जबलपुर और वहीं पड़ता है त्रिपुरी। तो इसमें अधिवेशन के लिए दोबारा अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई। गांधी जी ने इस बात का काफी विरोध किया दोस्तों, गांधी जी इस बात पर विरोध में आ गए। गांधी जी एक उग्रवादी विचारधारा के बजाय वो लिबरल जो नर्मपंथी विचारधारा वाले व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। उन्होंने पहले अबुल कलाम आजाद का प्रस्ताव दिया, लेकिन अबुल कलाम आजाद जी के मना करने के बाद, याद रखना ये बात, उन्होंने ये काम दे दिया पट्टाभी सीतारमैया को। समझ रहे, ये पट्टाभी सीतारमैया को अपना उम्मीदवार बना दिया गांधी जी ने। अब हुआ ये कि बोस की इसमें जीत हो गई। चुनाव हुआ दोस्तों, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1580, ये मैं बैकग्राउंड बता रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझ लो, 1580 वोट पाए। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारमैया के बीच में चुनाव हुआ दोस्तों। उस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने 1580 और पट्टाभी सीतारमैया ने 1377 वोट प्राप्त किए। दोस्तों समझ रहे हैं, कहने का मतलब सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। और उसी समय गांधी जी का एक बयान आता है, इस हार पर गांधी जी ने प्रसिद्ध बयान दिया कि भाई सीतारमैया की हार मेरी खुद की हार है। समझ रहे हैं, क्या इमोशनली ब्लैकमेल किया था गांधी जी ने। तो गांधी जी ने कहा कि भाई सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो यहां से शुरुआत होती है त्रिपुरी संकट की। दोस्तों समझ गए बैकग्राउंड। अध्यक्ष चुने के बाद भी अध्यक्ष चुन लिए गए क्योंकि वो जीत चुके थे सुभाष चंद्र बोस, 1580 वोट मिले उन्हें। उसके बावजूद भी उन्होंने काम करना असंभव हो गया, जिसे त्रिपुरी संकट कहा जाता है। समझ रहे हैं, अध्यक्ष चुने जाने के बाद बोस के लिए काम करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कार्य समिति का इस्तीफा दे दिया। गांधी जी के समर्थन में जो कांग्रेस कार्य समिति थी, जो वर्किंग कमेटी थी,
उसने क्या किया, 15 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और पंत का एक रेजोल्यूशन भी आया, जो गोविंद वल्लभ पंत थे, तो पंत जी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें कहा गया था कि अध्यक्ष साहब जो बॉस जी हैं वो अपनी कार्यसमिति गांधी जी की इच्छा के अनुसार ही बनानी होगी। अब इसका अवरोध क्या हुआ, बोस जी चाहते थे दोस्तों कि वो अपनी पसंद की टीम तैयार करें और अपनी योजनाओं को लागू कर सकें, लेकिन गांधी जी जो है इसमें सहयोग करने से मना कर देते हैं। और उसी समय बोस बीमार भी थे, फिर भी उन्हें कोई वैचारिक समर्थन नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया दोस्तों, इस बात को उन्होंने सिरे से नकार दिया। उसके बाद देखेंगे तो अप्रैल 1939 का समय आता है, और अप्रैल 1939 के समय में होता यह है कि गांधी जी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के साथ बढ़ते मतभेदों के कारण सुभाष चंद्र बोस ने 29 अप्रैल 1939 को, 29 अप्रैल और 1939 की डेट है, 29 अप्रैल 1939 की डेट के दिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, क्योंकि बोस और गांधी जी और कांग्रेस के पुराने नेताओं के बीच में आपसी मतभेद बढ़ रहे थे दोस्तों। अब इसी समय एक नए अध्यक्ष की जरूरत पड़ी, और उनके इस्तीफे के बाद, सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, समझ रहे। उसके बाद आपको पता ही होगा, कांग्रेस छोड़ने के बाद गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई, कांग्रेस छोड़ने के जस्ट बाद, ये अप्रैल में उन्होंने रिजाइन किया है, अप्रैल में 29 अप्रैल 1939, 31 अप्रैल नहीं होती, 2 दिन और 1-2 दिन, 4 दिन के अंदर में 3 मई 1939 को अपनी नई पार्टी जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया, इसका गठन कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों, समझ रहे आप, लेवल देखिए उनका। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को क्या किया, 3 मई 1939 को अपनी नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। गांधी जी की विचारधारा की बात करें तो जो वामपंथी यानी कि जो लेफ्टिस्ट विचारधारा थी बोस की थी, और गांधी जी की ओल्ड गार्ड दक्षिणपंथी विचारधारा के बीच एक बड़ा टकराव था। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों, समझ रहे हैं। तो ये कहानी थी त्रिपुरी संकट के पीछे, मैं इसलिए बैकग्राउंड बता रहा हूं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको चीजें। चलिए अब बात करेंगे ये पूरी कहानी की जो यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, चलो क्या है समझते हैं पूरी कहानी। त्रिपुरी संकट समझ चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय बोस को 1938 में हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में पड़ता है, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बोस और उसकी अध्यक्षता के बीच में गांधी जी के समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया 1580 और 1377। ठीक है, अब आते हैं पट्टाभी सीतारामैया पे। पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों महत्वपूर्ण एक कांग्रेसी नेता थे, वह कांग्रेस के अधिकतर इतिहासकार भी थे, वो हिस्टोरियन भी रहे। वर्ष 1916 में समझेंगे कि वह सक्रिय रूप से राजनीति से जुड़ गए तथा वर्ष 1919 में उन्होंने अंग्रेजी पत्रिका जन्मभूमि का संपादन प्रारंभ किया। याद रखना, तो पट्टाभी सीतारामैया ने जन्मभूमि का 1919 में संपादन करना प्रारंभ कर दिया, और यह जन्मभूमि अंग्रेजी इंग्लिश पत्रिका थी, इंग्लिश मैगजीन थी। वर्ष 1948 में जयपुर में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की पट्टाभी सीतारामैया ने, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वर्ष 1952 में मध्य प्रदेश के एमपी के वो गवर्नर भी रहे दोस्तों, राज्यपाल बने। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी व्यक्तिगत हार माना, और उसके बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस पर दबाव बनाया कि वे अपनी कार्यकारिणी का गठन गांधी जी के परामर्श से करें, लेकिन गांधी जी ने परामर्श देने से मना कर दिया। इसके दबाव में आकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जैसे मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के तुरंत बाद सुभाष चंद्र बोस ने विद इन 4 डेज 3 मई 1939 को कलकत्ता में, याद रखना कलकत्ता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की दोस्तों। ये बात मैंने बताई आपको, समझ रहे हैं, एक एक चीज को समझाया। वहीं ये हो गया 3 मई 1939। मई जून जुलाई 2 महीने के अंदर 9 जुलाई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एक प्रस्ताव के विरुद्ध देशव्यापी प्रतिवाद दिवस मनाने का आह्वान किया। उसके फलस्वरूप कांग्रेस ने उनके विरुद्ध अनुशासन भंग की कार्रवाई करते हुए उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया, और वे 3 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, यानी कि सुभाष चंद्र बोस 3 साल तक, 3 ईयर्स तक कांग्रेस पार्टी के किसी भी पद पर बिल्कुल भी नहीं रह सकते थे। ये काम कर दिया कांग्रेस पार्टी ने दोस्तों। ठीक है,
अब परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे क्या महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। देखिए, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस, और ये था हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों। हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का वर्ष 1938 में अधिवेशन हुआ था, वह स्थित है गुजरात में, जैसे मैं बता चुका हूं। वहीं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वह त्रिपुरी कहां पर है? यह है जबलपुर में दोस्तों। कहां पर? जबलपुर में। सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन में, और ये कब हुआ? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों। कौन? राजेंद्र प्रसाद। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 3 मई 1939 को विद इन 4 डेज। त्रिपुरी अधिवेशन के रेजिग्नेशन देने के 4 दिन बाद 3 मई 1939 को कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की गठन कर लिया, उसकी स्थापना कर ली दोस्तों। गॉट इट? तो ये सारी कहानी थी हमारे सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच की। वहीं सुभाष चंद्र बोस को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों देश नायक की उपाधि दी। देश नायक की उपाधि किसने दी? तो देश नायक की उपाधि बोस को दी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महात्मा गांधी ने देशभक्तों का देशभक्त कहा था। किसको? सुभाष चंद्र बोस को दोस्तों। बहुत ही महान नेताओं में से एक हुआ करते थे सुभाष चंद्र बोस। बहुत सारी मिस्ट्री है, इनको लेकर कहां गए, कैसे गए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। अब बात होगी नेक्स्ट वीडियो में देसी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। यहां तक हमने वीडियो कंप्लीट किया दोस्तों। अगर सेशन और ये सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।